नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पुस्तक सोशियोलॉजी का अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम भारतीय समाज पुस्तक देख रहे हैं और इसका अगला अध्याय है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। आज हम इसको प्रश्नोत्तर प्रारूप में विश्लेषण सहित देखेंगे। विस्तार से हम इसको विश्लेषित करेंगे आसान शब्दों में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, जाति क्या है? जाति की विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न में दो पार्ट हैं। पहले में हमें बताना है जाति क्या है, फिर दूसरे पार्ट में इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, जाति एक सामाजिक संस्था है। जाति एक सामाजिक संस्था है जो प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है? सामाजिक संस्था है जो प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है। यह मुख्यतः हिंदू समाज की संस्थागत विशेषता है। हालांकि इसका प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धार्मिक समुदायों जैसे मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों में भी प्रचलित है। ठीक है, तो यानी कि यह सिर्फ हिंदू समाज की ही नहीं बल्कि मुसलमान, ईसाई और सिख समुदाय की भी विशेषता है। जाति का अंग्रेजी रूप जो है वो कास्ट है, जो कि पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है। ठीक है, और कास्टा का अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। ठीक है, तो इतना हम लिख देंगे तो जाति की परिभाषा पूर्ण हो जाएगी। अब हम देखेंगे जाति की विशेषताएं। तो जाति जो होती है यह जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है, इसका तात्पर्य हुआ कि कोई व्यक्ति जहां जन्म होगा, जो उसके माता पिता की जाति होगी, उसकी भी वही जाति हो जाएगी। ठीक है, तो जन्म से निर्धारित होती है, किस परिवार में जन्म लिया है, किस जाति में जन्म लिया है, उसी जाति का वह व्यक्ति भी हो जाएगा। तो जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल होते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि कोई भी व्यक्ति सजातीय विवाह ही कर सकता है, यानी अपनी जाति के तहत ही विवाह कर सकता है, विजातीय नहीं। ठीक है, तो ये जाति की विशेषता है। जाति व्यवस्था खान पान का भी निर्धारण करती है। ठीक, तो यानी जो जाति व्यवस्था है यह निर्धारित करती है कि कौन से व्यक्ति किस तरह से खान पान करेंगे। ठीक है, आपस में कैसे खान पान करेंगे, एक जाति से दूसरे जाति है नहीं के मध्य। तो ये सारी चीजें जाति निर्धारित करती है। इसके साथ ही जाति में श्रेणी और परिस्थिति में के एक अधिक्रम में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। इसका मतलब यह है कि जो जाति है एक पूरी श्रृंखला है। ठीक है, और उनकी परिस्थिति कैसे निर्धारित है? एक क्रम में, अधिक्रम में। ठीक है, हायरार्की बनी हुई है। ठीक है, ऊपर से नीचे क्रम निर्धारित किया गया है, उच्च जाति, मध्य जाति, फिर निम्न जाति, इस तरीके से। ठीक है, और जातियों में आपसी उपविभाजन भी होता है। यह भी एक विशेषता है कि जो जातियां हैं वो भी क्या हैं? उपविभाजित हैं। जैसे कि हम यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जैसे सबसे ऊपर क्या है? एक जाति है। ठीक है, फिर उस जाति की अनेक उपजातियां हैं, कई सारी हो सकती हैं, और फिर उन उपजातियों में भी उपजातियां भी हैं। ठीक है, यानी कि यह क्या है? खंडात्मक संगठन है। तो जाति क्या है? खंडात्मक संगठन है, यानी सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो यानी जाति उपजातियों में विभाजित होती हैं, उपजातियां उपजातियों में विभाजित होती हैं। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है। पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती थी। ठीक है, जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती थी, यानी जो लोग जैसा व्यवसाय करते थे उसी जाति का उन्हें मान लिया जाता था। जैसे अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहा है तो उसे कुंभकार कहा जाएगा, है नहीं, कुम्हार कहा जाएगा। तो व्यवसाय से जुड़ी होती थी। एक जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति से जुड़े व्यवसाय को ही अपनाता था, अतः व्यवसाय वंशानुगत होते थे। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुम्हार है, ठीक है, तो जो उसके यहाँ जो बच्चा जन्म लेगा वह भी उसी व्यवसाय को अपनाएगा, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो ये व्यवसाय जो होते थे वंशानुगत होते थे और जाति के द्वारा निर्धारित होते थे। हालांकि वर्तमान में इन सब में परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, तो ये थी जो अपना प्रश्न था, जाति क्या है, जाति की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, मैंने सब बिंदुवार लिख दिया है, आप इसे व्याख्या करके भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे बिंदुवार लिखने से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण एवं जाति में
क्या अंतर है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस हमें बताना है। वर्ण एवं जाति दोनों भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न धार्मिक समूहों की सामाजिक संस्थागत विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इस बात पे फोकस करना है कि दोनों ही क्या हैं, सामाजिक संस्थागत विशेषताएं हैं। इनके मध्य अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इनके मध्य अंतर को देखते हैं। तो इनके शाब्दिक अर्थों में अंतर है, शब्द के अर्थ में भी अंतर है इनके। जैसे वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है रंग, ठीक है, जबकि जाति का जो अर्थ होता है वो नस्ल या वंश होता है। ठीक, तो ये शाब्दिक अर्थ में अंतर आ गया। वर्ण का मतलब रंग और जाति का मतलब नस्ल या वंश। दूसरा अंतर देखते हैं, वर्ण जो है एक कर्म प्रधान है, यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके आधार पर वर्ण निर्धारित किया गया था। जब वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आई थी तो जो शिक्षा प्रदान करने, पूजा पाठ करने का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो सुरक्षा का कार्य करते थे, ठीक है, उन्हें क्षत्रिय कहा गया। ठीक, जो व्यवसाय करते थे उन्हें वैश्य कहा गया। जो दूसरों की अन्य वर्णों की सेवा करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। तो यानी कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। ठीक है, जबकि जाति जो है वो जन्म प्रधान है, यानी जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसके आधार पर उसकी जाति निर्धारित होगी। ठीक है, जबकि वर्ण में परिवर्तन भी हो सकता था। जब जाति जो है कठोर व्यवस्था है, तो वर्ण व्यवस्था लचीली है, यानी वर्ण में परिवर्तन हो सकता है। वैदिक काल में आप देखेंगे, प्राचीन काल में, तो कोई भी एक ही परिवार के व्यक्ति अनेक अनेक वर्ण के हो सकते थे। ठीक है, जैसे कि एक ही परिवार में 5 सदस्य हैं, सभी का कर्म अलग अलग है, अलग अलग काम करते हैं, तो उस हिसाब से उनका वर्ण भी निर्धारित हो जाता था। ठीक है, जबकि जाति जो है एक कठोर व्यवस्था है। ठीक है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति एक जाति से दूसरे जाति में नहीं जा सकता है। ठीक, तो ये अंतर है। अगला अंतर देखते हैं, वर्णों एवं जातियों की संख्या में भी भेद है। वर्ण जो है केवल 4 ही हैं। ठीक है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जबकि जातियां जो हैं इनकी संख्या बहुत है। हमने अभी ऊपर देखा था पिछले प्रश्न में कि जाति जो है उपजाति में विभाजित है और उपजातियां अनेक उपजातियों में उपजातियों में विभाजित है ना। इस तरह से जातियों की संख्या ज्यादा है, वर्णों की संख्या सीमित है, वो सिर्फ 4 ही हैं। उत्पत्ति काल के आधार पर भी अंतर हम यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे कि वर्ण व्यवस्था पहले आई थी, है ना, वर्ण व्यवस्था पहले आई थी वैदिक काल में, जबकि जाति व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वही कहीं न कहीं जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो ये उत्पत्ति के काल के आधार पर भी इनमें अंतर पाया जाता है। तो ये मुख्य अंतर है इनमें, शाब्दिक अर्थ के आधार पर, ठीक है, कर्म और जन्म के आधार पर, ठीक है, उनके कठोर या लचीला होने के आधार पर और उनकी संख्या के आधार पर, और अगला उत्पत्ति काल के आधार पर। अगर ये 5 पॉइंट हमें याद हैं तो हम आसानी से वर्ण और जाति में अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रबल जाति क्या होती है? प्रमुख प्रबल जातियों का उल्लेख करें। ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि जो सबसे शक्तिशाली जाति होगी उसे प्रबल जाति कहा जाता होगा, है ना, प्रबल। ठीक है, जो बलवान है, ठीक है, समाज में। तो वह जाति जिसकी संख्या बड़ी है। सबसे पहले तो संख्या उसकी ज्यादा होनी चाहिए, बड़ी संख्या हो, भूमि के अधिकार उसके पास हो, भूमि उसके पास हो, ठीक है, उसके राइट्स हो उसके पास। ठीक है, इसके अलावा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रबल हो, उन्हें प्रबल जातियां कहा जाता है। तो इस तरह से प्रबल जातियां कौन हैं? जिनकी संख्या बड़ी हो, भूमि का अधिकार हो, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रबल हैं, उन्हें प्रबल जाति कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे बिहार में यादव हैं, आप देख सकते हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बने थे यादव, लालू जी। ठीक है, कर्नाटक में बोक्कलिंग है, महाराष्ट्र में मराठी है नहीं, तो ये क्या है? प्रबल जातियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिवेशवाद के फलस्वरूप जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुए? तो यानी कि जब उपनिवेशवाद स्थापित हुआ था, यानी ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापित हुआ था, उसके बाद उन्होंने जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए, मुख्यतः हम वो देखेंगे, इसमें वो सारी चीज इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि सन 1901 में हर्बर्ट रिजले एक व्यक्ति थे, ठीक है, इनके निर्देशन में जनगणना कराई गई, जाति आधारित जनगणना कराई गई और जाति के सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी एकत्रित
करने का प्रयत्न किया गया। यानी जाति के सामाजिक अतिक्रम मतलब कौन सी उच्च जाति है, कौन सी निम्न जाति है, उनकी परिस्थिति कैसी है, उनकी समाज में पोजीशन कैसी है, वो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये जनगणना कराई गई। फिर इसके बाद क्या किया गया कि जातियों को अभिलिखित किया गया, यानी उनको एक रजिस्टर में नोट किया गया कौन कौन सी जातियां हैं, उसी को अभिलिखित करना बोलते हैं। इससे जातिगत पहचान स्थिर हो गई। ठीक है, तो जो जातिगत पहचान थी वो मजबूत हो गई और कठोर हो गई। ठीक है, उसे एक नया जीवन प्राप्त हुआ, यानी जाति को एक नया जीवन प्राप्त हुआ, क्योंकि अब निर्धारित कर दिया गया कि फला फला व्यक्ति उच्च जातियां हैं, ये जातियां हैं, और ये निम्न जातियां हैं या मध्यम जातियां हैं। इस तरह से अभिलिखित कर दिया गया, नोट कर दिया गया। ठीक है, तो आगे भू राजस्व व्यवस्थाओं और तत्संबंधी प्रबंधों तथा कानूनों ने उच्च जातियों के रूढ़िगत यानी जाति आधारित अधिकारों को वैध मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, जो अंग्रेजों ने भू राजस्व व्यवस्था लेके आए, ठीक है, और उससे संबंधित जो प्रबंधन, ठीक है, और कानून लेके आए, ठीक है, उससे हुआ क्या, जो उच्च जातियां थी उनका जो अधिकार था, ठीक है, विशेषाधिकार था, वो उनको वैधता प्राप्त हो गई, उनकी वैलिडिटी प्रूव हो गई। ठीक, तो इस तरह से भी जातियों व्यवस्था में परिवर्तन आया, एक तरीके से जातीय प्रभाव हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो पद दलित जातियां थी, जिसे हम दलित वर्ग कह सकते हैं, उनके कल्याण में भी वृद्धि हुई, क्योंकि जब जातिगत जनगणना कराई गई तो उनकी परिस्थिति का, उनकी पोजीशन का भी पता चला कि भाई कुछ जातियां जो हैं बहुत ही वर्स कंडीशन में रही, बहुत बुरी कंडीशन में रह रही हैं। ऐसे में उनके कल्याण के लिए सरकार की तरफ से प्रयास भी किए गए, तो कहीं न कहीं उनका वेलफेयर भी हुआ। ठीक है, उनका कल्याण भी हुआ। इसके साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। इसके तहत क्या किया गया कि जातियों तथा जनजातियों की सूचियों तथा अनुसूचियों को वैध मान्यता प्रदान की गई, है ना, उनको रेक्टिफाई कर दिया गया, भाई उनको वैधता प्रदान कर दी गई। इससे क्या हुआ कि अनुसूचित जातियां, जनजातियां और अनुसूचित जातियां शब्द यहाँ पर अस्तित्व में आ गया। निर्धारित कर दिया कि भाई ये अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है, SC ST। ठीक है, तो यहीं से अस्तित्व में आ गया। ठीक, तो ये था अपना क्या क्या परिवर्तन आया जाति व्यवस्था में उपनिवेशवाद के फलस्वरूप। तो बिंदुवार है, आप बढ़िया से इसको लिख सकते हैं, पर्याप्त बिंदु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जाति व्यवस्था में पृथक्करण यानी सेपरेशन व अधिक्रम यानी हायरार्की की क्या भूमिका है। ठीक है, पृथक्करण और अधिक्रम दो टर्मिनोलॉजी है, इनकी भूमिका हमें यहाँ पर बतानी। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि पृथक्करण और अधिक्रम है क्या। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे जाति व्यवस्था में पृथक्करण का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो जाति व्यवस्था में पृथक्करण का तात्पर्य भिन्नता और अलगाव से है, यानी कि एक जाति दूसरे जाति से भिन्न है, अलग है। कैसे है, अर्थात प्रत्येक जाति एक दूसरे से भिन्न है, इस पृथकता का कठोरता से पालन किया जाता है, और ये अलगाव जो है, जो पृथकता है, इसका कठोरता से पालन भी किया जाता है। इस तरह के प्रतिबंधों में विवाह, ठीक, विवाह से संबंधित हमने प्रश्न भी देखा था कि भाई सजातीय विवाह ही किए जाएंगे। खान पान कैसा होगा वो भी जाति निर्धारित करेगी, है नहीं, ब्राह्मण है तो मुख्यतः शाकाहारी भोजन करना है नहीं, तो इस तरीके से, और ब्राह्मण है वो निम्न जातियों के साथ खान पान नहीं कर सकता है, विवाह नहीं कर सकता है, ये सारी चीजें। ठीक है, या निम्न जातियां जो हैं उच्च जातियों के साथ विवाह या खान पान नहीं कर सकते हैं, तो तमाम तरह के प्रतिबंध भी इससे निर्धारित होते हैं। यही है जाति व्यवस्था में पृथक्करण। ठीक है, इसके साथ ही जो सामाजिक अंतर संबंध है से लेकर व्यवसाय तक सारी चीजें क्या हैं, इसी के द्वारा निर्धारित हैं। ठीक है, जो जाति व्यवस्था में पृथक्करण है, ठीक है, अलगाव है, एक दूसरे से भिन्नता है। ठीक है, और इसका बड़ी ही कठोरता के साथ पालन भी किया जाता था। हालांकि अब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही समाज मॉडर्नाइज हो रहा है, आधुनिक हो रहा है, तो इन सब चीजों में परिवर्तन आने लग गया है। ठीक, तो ये था जाति व्यवस्था में पृथक्करण। आगे देखते हैं। ठीक है, जबकि जाति व्यवस्था में अधिक्रम, अब हम हायरार्की की बात करते हैं। हायरार्की का मतलब होता है कि एक उच्च से लेकर निम्न तक क्रम क्या है। ठीक है, वो तो जाति व्यवस्था में अधिक्रम का तात्पर्य संपूर्णता है। ठीक है, यह सामाजिक संपूर्णता समतावादी होने के बजाय अधिक्रमित है। अधिक्रमित का मतलब वही है, ऊपर से नीचे की तरफ एक क्रम बना हुआ है,
ठीक है, उच्च से निम्न तक। प्रत्येक जाति का समाज में एक विशिष्ट स्थान है, ठीक होने के साथ साथ, विशिष्ट स्थान होने के साथ साथ एक क्रम सीढ़ी भी होती है। ऊपर से नीचे जाती एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है, वही बात है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं। जाति की यह अधिक्रमित व्यवस्था शुद्धता तथा अशुद्धता के अंतर पर आधारित होती है। ये जो व्यवस्था बनाई गई है, अधिक्रम बनाया गया है कि भाई ये जाति उच्च जाति है, मध्यम जाति है, निम्न जाति है, एक सीढ़ी बनाई गई है ऊपर से नीचे की तरफ। ये किस बेस पर बनाई गई है, उसका आधार क्या रखा गया है, शुद्धता और अशुद्धता। जिन्हें तथाकथित रूप से शुद्ध माना जाता है, ठीक है, उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया है। जिन्हें अशुद्ध माना जाता है उन्हें नीचे स्थान दिया गया है, ठीक। तो ये बात हम देख सकते हैं। वे जातियां जिन्हें कर्मकांड की दृष्टि से, ठीक है, किसकी दृष्टि से, कर्मकांड की दृष्टि से शुद्ध माना जाता है, उनका स्थान उच्च होता है, और जिनको अशुद्ध माना जाता है उन्हें निम्न स्थान दिया जाता है। तो इस तरह से अधिक्रमित व्यवस्था बनी हुई है जाति के अंतर्गत, ठीक है। तो देखें, अगर हम दोनों ये टर्मिनोलॉजी हम समझ गए तो ठीक है, पृथक्करण और अधिक्रम, तो इसकी भूमिका क्या होती है कि पृथक्करण और अधिक्रम से अगर हम देख रहे हैं तो समाज में क्या दिखाई दे रहा है कि भेदभाव ये बता रहा है, कोई उच्च है कोई निम्न है, असमानता को प्रदर्शित कर रहा है नहीं। तो ये है। और जब भेदभाव और असमानता है तो इसका मतलब समाज की जो व्यवस्था है वो न्यायपूर्ण नहीं हो सकती, यानी वह क्या है, अन्यायमूलक है, ठीक है। तो ये बातें हमें लिखनी है भूमिका में, यानी समाज में भेदभाव पैदा कर रहा है, असमानता को प्रदर्शित कर रहा है, अन्यायमूलक व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये था अपना ये प्रश्न, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हमने यहाँ पर 5 प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण किया। आप लोग इसको बढ़िया से देखिए और चीज़ों को नोट कीजिए और खुद आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को टैप करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।